टू माई यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे क्या, 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा, किसका, क्लास 11th का, और 6 चैप्टर्स नहीं 7 चैप्टर्स 12th का भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम चैप्टर 8 जो है 11th का, जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसे स्टार्ट करते हैं एंड कंप्लीट भी कर देंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है जी, तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो पहले पढ़ लेते हैं, फिर डीप में जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, हैंड रिटन नोट्स हैं और इससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस भी करेंगे लास्ट में, तो और ज़्यादा ये चैप्टर हमें डिटेल में पता चल जाएगा नीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहली चीज़, रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था, सेल को। और रॉबर्ट ब्रॉन ने क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को, यानी कि सेल के अंदर का न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्रॉन ने डिस्कवर किया और रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एकदम बेसिक चीज़ें हैं। तो सबसे पहला बेसिक जो सेल चैप्टर का है वो है सेल थ्योरी। ठीक है, पहले इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि चैप्टर से, इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन नीट में बन सकता है। ठीक है, तो पहला इसका पॉइंट है सेल थ्योरी का। इन 1838 मैथियस क्लीडेन जर्मन बॉटनिस्ट था, ऑब्जर्व दैट प्लांट्स, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ प्लांट। ठीक है, मैथियस स्क्लीडेन ने 1838 में ये ऑब्जर्व किया कि सभी प्लांट्स जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स से बने होते हैं, जो कि एक साथ मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं प्लांट का। ठीक है, ये पहला है सेल थ्योरी का। सेकेंड, इन 1839 जस्ट एक साल बाद थियोडोरस स्वान, है ना, स्वान पढ़ेंगे इसको, जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ऑब्जर्व्ड इन एनिमल सेल। उसने क्या दिया था, स्क्लीडन ने प्लांट सेल्स में देखा था। ठीक है, स्वान ने कहाँ देखा, एनिमल सेल्स में, एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स had a thin outer layer known as plasma membrane and also said that उन्होंने क्या बोला कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स, उन्होंने बोला। लेकिन एनिमल सेल्स में प्लांट सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो स्वान ने क्या बोला कि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, इन्हीं ने सबसे पहले डिस्कवर किया था इसको। ठीक है, लेकिन नेम नहीं दिया था कि सेल मेम्ब्रेन है करके। ठीक है, और आउटर में सेल वॉल नहीं होता एनिमल्स में, ये इन्हें पता चला। और कहा कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्लांट का है कि उनमें सेल वॉल पाया जाता है, वो एक यूनिक आइडेंटिटी है उनकी। ठीक है, समझ आया सेकेंड वाला पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। देखो तीसरा क्या दिया है, स्वान प्रपोज दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है जी, सिंपल है। चौथा पॉइंट, स्क्लीडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। ठीक है, जो सेल थ्योरी है, जो मैं इतना सारा बता रहा हूँ पॉइंट, वो किसने बनाया साथ में मिलकर, स्क्लीडन और स्वान दोनों ने, क्योंकि एनिमल और प्लांट सेल्स दोनों को स्टडी किया गया था। लिमिटेशन इनकी थ्योरी की क्या थी, नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स फॉर्म्ड। इनने बताया तो सही कि सेल क्या होता है, कैसे होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन सेल बनता कैसे है ये उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक नया साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्काउ। उनने आके चिल्लाते चिल्लाते गली मोहल्ले में क्या बोला, ओमनी सेल्ला ई सेल्यूला, ओमनी सेल्ला ई सेल्यूला। ठीक है, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ऐसा बोला उन्होंने चिल्ला चिल्ला के। ठीक है, अब भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो उनने बोला, किसने बोला, रुडोल्फ विर्काउ ने बोला ओमनी सेल्ला ई सेल्यूला। इसका मतलब था कि न्यू सेल्स बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि पहले से जीवित सेल्स रिप्रोड्यूस करके न्यू सेल्स को बनाते हैं। ये रुडोल्फ विर्काउ ने बोला अपनी भाषा में, जिसको बोलते हैं ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, सो आपको ये सब पता चल गया इतना। ठीक है, अब रुडोल्फ विर्काउ ने अपनी थ्योरी में क्या कहा, यानी ये चीज़ तो उन्होंने बताया, अब यही चीज़ उनकी थ्योरी में देखी जाती है। रुडोल्फ विर्काउ ने अपनी एक थ्योरी दी, जिसे हम सेल थ्योरी में भी इंक्लूड देख सकते हैं 5वां पॉइंट में। ठीक है, तो अब रुडोल्फ विर्काउ मॉडिफाइड सेल थ्योरी, ये जो सेल थ्योरी थी उसको उन्हें फिर से मॉडिफाइड किया और फिर से क्या बोला, इम्प्लीमेंट किया गया कि ये अब सेल थ्योरी में 2 पॉइंट्स में इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो रुडोल्फ विर्काउ ने कहा कि 2 पॉइंट्स में इसको समझा जा सकता है। तो पहला पॉइंट क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ये रुडोल्फ विर्काउ ने पहला कहा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहा, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल्स, यानी कि सारे सेल्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बने होते हैं और प्रोडक्ट सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं, यानी कि टिश्यूज़ ऑर्गन्स इन सब से बने होते हैं। ये मुझे बता दिया पहला पॉइंट में। और दूसरा पॉइंट बता दिया कि सेल बनता कैसे है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। तो उनका जो सेल थ्योरी था, है ना, रुडोल्फ विर्काउ का, वो दोनों चीज़ों को कवर कर लेता था। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे सेल थ्योरी मतलब सेल का बेसिक खत्म होता है। अब हम थोड़ा और डीप में जाएंगे तो सेल के बेसिक्स में हम उसके न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, अंदर क्या क्या होता है वो सब देख लेते हैं, ठीक है। तो सेल है साइटोप्लाज्म, सबको पता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और इनसाइड सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक। दोनों बोथ टुगेदर कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, यानी कि देखो यहाँ पे देखो ये सेल है, उसके अंदर ये जो दिख रहा है ना आपको बाहर वाला सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, या फिर प्रेजेंट भी होगा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होता है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उस वही जो ये है पूरा सेल, उसके अंदर ये छोटा सा दिख रहा है न्यूक्लियस, ठीक है। तो सेल के अंदर ये दिख रहा है डॉटेड डॉटेड, ये साइटोप्लाज्मा है, ठीक। और न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस ये वाला न्यूक्लियस, उसके अंदर भी कुछ दिख रहा है तो वो न्यूक्लियोप्लाज्मा है ये वाला, ठीक है। और न्यूक्लियोप्लाज्मा साइटोप्लाज्म दोनों को एक साथ बोला जाता है प्रोटोप्लाज्मा, जो कि लिविंग सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। या यूँ कहूँ कि जिस सेल में प्रोटोप्लाज्म है वो जीवित है, ठीक है। हो गया जी, समझ आया स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब सेल के कुछ बेसिक्स हम पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा और देख लेते हैं स्टेटमेंट्स को। तो यहाँ पे लिखा है यूकैरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ये सारे। देखो मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या होता है, सेल के बाहर में सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, तो ये सब क्या मेम्ब्रेन्स हैं जो उसको बाउंड करके रख रहे हैं, ठीक है। अगर ये सब नहीं होगा तो नेकेड सेल बोलेंगे, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, है ना, प्रोटोप्लाज्म को छोड़ो, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, सेल वॉल नहीं होगा, तो उसे हम नेकेड सेल बोलते हैं। जिसमें होता है उसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल बोलते हैं या ऑर्गेनेल बोलते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, इन सब के ऊपर मेम्ब्रेन रहता है, सिंगल हो या डबल हो बताऊंगा आगे। तो उन्हें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, नहीं प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन द बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। देखो बोला क्या मैंने, यूकैरियोटिक में मेनली मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। लेकिन राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जो कि दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक सेल्स में, दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राइबोसोम्स आर फाउंड इन साइटोप्लाज्मा एंड आल्सो फाउंड इन ऑर्गेनेल्स लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना गोल्गी कॉम्प्लेक्स से लग के, ठीक है, वो आपको स्ट्रक्चर दिखा दूंगा बाद में। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक स्मूथ होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है नीट में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे पाया जाता है, एक स्मूथ रेटिकुलम देगा, है ना, और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देगा। RER या SER बोलते हैं इसको, ठीक है। तो RER में आपको टिक करना है क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। यार नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेंट्रोसोम, है ना। सेंट्रोसोम क्या होता है, एनिमल सेल ऑर्गेनेल है जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है ना, हेल्प इन सेल डिवीजन। यानी कि एनिमल में मेनली जो है ना, एनिमल सेल में मेनली मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है, बट यहाँ पे एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम है सेंट्रोसोम, जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है और जो कि सेल डिवीजन में मदद करता है। आगे सब कुछ समझ आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल और डिफरेंट साइज ऑफ सेल देख लेते हैं। शेप क्या है, यानी कि आकार, ठीक है, या फिर बोल सकते हो कैसा उसका स्ट्रक्चर है, ऐसा वैसा अजीब सा, और साइज़ में कितना बड़ा है, ठीक है। तो नीट में यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि WBC एमोबॉइड शेप का होता है। तो शेप इन सबका इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो WBC और RBC का है, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो पहला पॉइंट, RBC कैसा शेप का होता है, राउंड और बाइकॉन्केव होता है। WBC कैसा होता है, एमोबॉइड शेप का होता है, जो कि नीट 2021 का क्वेश्चन है, ओके। तीसरा पॉइंट क्या है, नर्व सेल्स ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होता है, ठीक है। कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं, लॉन्ग और नैरो होते हैं, ओके। ट्रैकिली एलिमेंट्स मैंने पढ़ाए थे आपको, ठीक है, जब मैंने छठा चैप्टर पढ़ाया था ना, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उसमें देखा होगा ट्रैकिड्स के बारे में आपने, वो इलांगेटेड होता है बताया था, ऐसे टैपरिंग एड्स होता है, इम्परफोरेटेड होता है, ठीक। मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं, राउंड और ओवल इनका शेप होता है। अब साइज़ देख लेते हैं, ठीक है, साइज़ में छोटा कौन है बड़ा कौन है। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा होता है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा है जिसका साइज़ 0.3 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर होता है, ठीक है। नॉर्मली ना, नॉर्मली जो
बैक्टीरियाज होते हैं ना, नॉर्मल बैक्टीरियाज, वो 3 to 5 माइक्रोमीटर्स के होते हैं, लेकिन सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होता है जो कि 0.3 माइक्रोमीटर का होता है जी। ठीक है, समझ आया। अब बैक्टीरिया देखो, बैक्टीरिया वाला कांड तो हो गया, नॉर्मल बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर, लेकिन सबसे छोटा 0.3 माइक्रोमीटर का होता है जो कि माइकोप्लाज्मा होता है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच का एग होता है, कभी भी पूछा जा सकता है, एकदम बेसिक है सेल चैप्टर का, तो ये आपको याद होना चाहिए। ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल सबसे लंबा, देखो एक लार्जेस्ट रिवर होता है, एक लॉन्गेस्ट रिवर होता है। ठीक है, तो वैसे ही लार्जेस्ट सेल है और लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल बोला तो ऑस्ट्रिच है, लॉन्गेस्ट सेल बोला तो नर्व सेल। ठीक है, अपने दिमाग के जो सेल्स हैं ना, नर्व सेल छोटे छोटे, ठीक है, उस बहुत लंबा होता है, नर्व पूरे शरीर में फैला हुआ है, बहुत लंबा होता है। ठीक है, आरबीसी, आरबीसी का नॉर्मल जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोमीटर का होता है। मैंने बताया था आरबीसी का शेप राउंड एंड बाइकॉनकेव होता है, राउंड होगा या तो बाइकॉनकेव होगा। ठीक है, ऐसे होता है। तो इसका जो डायमीटर दिख रहा है यहाँ पे कितने का होगा, 7 माइक्रोमीटर का होगा। कितना होगा, 7 माइक्रोमीटर, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, समझ आया। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोकार्योटिक सेल्स को। चलो जी स्टार्ट करते हैं प्रोकार्योटिक सेल्स को, देन यूकार्योटिक सेल भी तो करना है। ये चैप्टर बहुत प्यारा है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। मैंने शुरुआत में आपको बता दिया कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। WBC एमोबॉइड शेप का होता है, अमीबा शेप का होता है, तो उससे नीट में क्वेश्चन आया था। तो बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आपके लिए आगे चीज़ें सरल हो पाएंगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम प्रोकार्योटिक सेल्स को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोकार्योटिक सेल्स का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारी चीज़ें पॉइंट वाइज ही मिलेंगी आपको, क्योंकि मैंने नोट्स ऐसे ही तैयार किए क्योंकि पॉइंट में ज़्यादा अच्छे से याद होता है। ठीक है, तो प्रोकार्योटिक सेल का पहला पॉइंट, दे हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। ठीक है, प्रोकार्योटिक सेल्स में सब में सेल वॉल होता है आउटर में, जो कि सेल मेम्ब्रेन को, देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर एक सेल वॉल होता है सभी प्रोकार्योटिक सेल में। लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसा प्रोकार्योटिक सेल है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो क्वेश्चन आ गया नेट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉल एब्सेंट, तो माइकोप्लाज्मा ऑप्शन दिखते ही टिक कर देना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, देखो बोला था। अब नेकेड क्यों, सपोज करो ये सेल है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म पूरा ऐसा दिख रहा है आपको। ठीक है, ये सेल है और इसके अंदर ये कुछ कुछ ऑर्गेनेल्स हैं और साइटोप्लाज्म है, लेकिन अंदर न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए ऐसे ही बाहर में ऐसे ही खुला हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है बाहर में। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे नेकेड। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल ने डीएनए नेकेड है, न्यूक्लियस से मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है। ठीक है, नेकेड है। एंड सम बैक्टीरिया कंटेन्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। देखो नॉर्मली किसी भी सेल में एक डीएनए होता है, ठीक है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट है तो उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड का यूज़ वेक्टर के रूप में होता है। हम 11th और 12th चैप्टर जब पढ़ेंगे ना क्लास 12th में, तब आपको क्लियर कट बताऊंगा इसका यूज़ क्या होता है प्लाज्मिड का एज अ वेक्टर। ओके, तीसरा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, जो कि स्टोर करते हैं फूड मटेरियल को। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइबोसोम्स का यूज़ क्या होता है, वो स्टोर करते हैं फूड को। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज़ के रूप में वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन मॉडिफाई एज अ मीजोजोम, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल मेम्ब्रेन खुद को मॉडिफाई करता है मीजोजोम के रूप में। एंड दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकार्योट। देखो प्रोकार्योट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो मीजोजोम के रूप में मॉडिफाई हो जाता है। अब मीजोजोम का बहुत सारा फंक्शन होता है। ठीक है, कभी बताएंगे फुर्सत में, लेकिन अभी यहाँ पे जितना जानने का ज़रूरत है वो 4 पॉइंट्स में ही आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, या फिर इतना ही आ सकता है, नीट में ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है जी, हाँ जी, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। देखो मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन मेसोसोम में मॉडिफाइड हो गया, वैसे ही सेल के एनवलप यानी कि सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल मॉडिफाइड हो जाते हैं ना, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि वो क्या होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, सेल एनवलप कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। जो सेल का आउटर कवरिंग होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, या फिर 3 पार्ट में ही डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स होते हैं उसके। पहला होता है ग्लूकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सबसे अंदर, फिर सेल वॉल, उसके ऊपर ग्लूकोकैलिक्स होता है। ग्लूकोकैलिक्स 2 टाइप का होता है, एक लूज शीट होता है, एक टफ एंड थिक होता है। ठीक है, कुछ सेल्स के बाहर, सेल वॉल के बाहर बहुत थिक और टफ कैप्सूल टाइप का होता है ना, पूरा ढक देता है उसको, तो उससे वो क्या होता है, रेजिस्ट करता है कंप्रेशन को या फिर उसका प्रोटेक्शन करता है। कुछ में ये लूज शीट होता है, स्लाइम लेयर होता है, पतला लेयर बोलेंगे, लूज शीट की तरह होता है ग्लूकोकैलिक्स। सपोज करो मैं एकदम क्लियर सिंपल भाषा में समझाता हूँ, ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर सेल वॉल है, अब उसके ऊपर ये आ गया ग्लूकोकैलिक्स।
ठीक, ये कभी कभी पतला भी होगा, ये कभी कभी मोटा और थिक भी होगा, ताकि वो प्रोटेक्शन कर सके किसकी, सेल की। ठीक, दिस लेयर्स टुगेदर प्रोटेक्ट द सेल। क्लियर है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ सिंगल लेयर होती है, ग्राम नेगेटिव में डबल लेयर होती है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में सिंगल लेयर पाई जाती है, ग्राम नेगेटिव में डबल लेयर पाई जाती है। ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्टियस नहीं होते हैं, ग्राम नेगेटिव इन्फेक्टियस होते हैं। जितनी भी बीमारियां हैं सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही करते हैं। ठीक है, बिकॉज डबल लेयर है तो लेयर को एंटीबॉडी तोड़ नहीं पाएंगे, सो इन्फेक्शन फैला देगा। ठीक है, सिंपल है। तीसरा पॉइंट, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मीजोजोम जो होता है वो फॉर्म होता है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन जो है मीजोजोम में कन्वर्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही बनाता है मीजोजोम को। ठीक, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है, बैक्टीरिया इज मोटाइल इफ फ्लैजिला प्रेजेंट। देखो फ्लैजिला क्या होता है, एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, तो लोकोमोटरी ऑर्गन पहले भी बता चुका हूँ, फ्लैजिला प्रेजेंट है अगर बैक्टीरिया में तो वो मोटाइल होगा, एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा, है ना। दिस फ्लैजिला हैव 3 पार्ट। ठीक है, फ्लैजिला के भी 3 पार्ट होंगे भाई। देखो कौन कौन सा पार्ट, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। देखो फ्लैजिला है, ये बेसल बॉडी, ठीक, ये एक हुक होता है और एक फिलामेंट, ये टेल जैसा होता है। ठीक है, तो ये मूव करने में मदद करेगा। तो इस फ्लैजिला के 3 पार्ट हैं, बेसल बॉडी, ये हुक और ये देखो ये ऐसा हो गया। ठीक, तो ये बेसल बॉडी, ये हुक है ना, और ये क्या हो गया आपका फिलामेंट, या फिर बोल सकते हो, उल्टा बोल दिया मैं, ऐसे है मान लो। ठीक है, ये बेसल बॉडी, ये हुक है और ये फिलामेंट है। ठीक है, समझ आया, क्लियर है। यानी कि ये हुक, ये होता है फिलामेंट, ये होता है हुक, ये होता है बेसल बॉडी। क्लियर, फ्लैजिला का 3 पार्ट समझ आया। ओके, अब देखो ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। पांचवा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो कि नीट में आ चुका है, बिसाइड्स फ्लैजिला, फ्लैजिला के अलावा पिल्ली और फिम्ब्री आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया का ये सरफेस है, ये बेसल बॉडी है, ये फिलामेंट है और ये हुक है, ये फ्लैजिला हो गया। तो ये जो पूरा सरफेस है ना, इसमें पिल्ली और फिम्ब्रेई ऐसे ये सब भी पाए जाते हैं। यानी कि फ्लैजिला के अलावा पिल्ली और फिम्ब्रेई जो है वो भी सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं बैक्टीरिया के, बट ये लोकोमोशन में या मोटिलिटी में कोई रोल प्रोवाइड नहीं करते। तो पिल्ली और फिम्ब्रेई का वर्क क्या होता है वो देखते हैं। तो नोट क्या करना है, पिल्ली मेड ऑफ प्रोटीन, पहले देख लेते हैं इसका फंक्शन क्या है। तो यहीं पे नोट में लिखा है, फंक्शन नहीं, पहले स्ट्रक्चर बता दिया कि किससे बनता है। तो पिल्ला या फिर पिल्ली, है ना, पिल्ला मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फिम्ब्री मेड अप ऑफ फाइबर। तो एक ट्रिक है मेरे पास, P फॉर पिल्ला, P फॉर प्रोटीन, F फॉर फिम्ब्री, F फॉर फाइबर्स। क्लियर है, ठीक है। अब छठा पॉइंट नोट है कि अगर ये लोकोमोशन में मदद नहीं करते तो किस चीज़ में मदद करते हैं। तो पिल्ली एंड फिम्ब्री आर नॉट हेल्प इन लोकोमोशन बट हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया टू द रॉक्स एंड आल्सो होस्ट टिश्यूज़। यानी कि ये लोकोमोशन में तो मदद करेंगे नहीं, लेकिन ये जो बैक्टीरिया के ऐसे स्ट्रक्चर्स निकले पिल्ली और फिम्ब्री, ये चिपकने में मदद करते हैं स्ट्रक्चर्स किससे, स्टोन वगैरह, रॉक वगैरह से। ठीक है, तो नीट में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हेल्प इन लोकोमोशन। तो पिल्ली एंड फिम्ब्री भी था, फ्लैजिला भी था। तो फ्लैजिला कहाँ से आएगा, फ्लैजिला तो लोकोमोशन में मदद करता है, फिम्ब्री और पिल्ली ये दोनों नहीं करते हैं, तो यही दोनों आंसर होंगे। ठीक है, क्लियर है, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन पूछते हैं यार, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ नहीं पूछते। ठीक है, अब आगे हम राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज़ को करते हैं। ठीक है, 8 पॉइंट से जल्दी जल्दी राइबोसोम को खत्म करते हैं। ठीक है, फिर इंक्लूजन बॉडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो राइबोसोम्स क्या होता है, पहला पॉइंट डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट, जॉर्ज पैलेट के थ्रू डिस्कवर किया गया था 1953 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ठीक है, जॉर्ज पैलेट ने डिस्कवर किया था। सेकंड, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी आरएनए से मिलके बना होता है राइबोसोम्स, एंड प्रोटीन से भी बना होता है, नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। यानी कि कंपोज किससे होता है, आरएनए, ठीक, प्लस प्रोटीन एंड नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है लेकिन कोई भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, इन प्रोकार्योट्स राइबोसोम्स आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज। यानी कि अगर साइज अगर प्रोकार्योट्स में पूछे राइबोसोम का क्या होता है तो बस इतना लिखना, 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज होता है। ठीक है, तो 15 मीटर चौड़ा, 20 नैनोमीटर लंबा, ऐसा कुछ होगा इसका साइज़। तो बस इतना लिख देना ये चीज़, और यही चीज़ नीट में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। ठीक है, चौथा पॉइंट जो नीट में एग्जैक्ट आया है तो क्या होता है, राइबोसोम्स दे आर कॉल्ड ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल बिकॉज राइबोसोम्स आर फाउंड इन
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल कहा जाता है क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों कहा जाता है, इतना याद रखना बस कि राइबोसोम्स को ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल कहा जाता है क्योंकि ये राइबोसोम्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाया जाता है। बस इतना याद रखना, ये नीट का क्वेश्चन है, कई बार आया है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब प्रोकार्योट्स में इस 70S का पाया जाता है और यूकार्योट्स में 80S का। बताऊंगा उस चीज़ को, पहले पाँचों पॉइंट देख लो। दे आर मेड ऑफ 2 सब यूनिट्स, इसमें 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, एक स्मॉल सब यूनिट एक लार्ज सब यूनिट होता है राइबोसोम का। ओके, तो प्रोकार्योट्स में ये एक हो सकता है 30S का। ठीक है, और एस का मतलब होता है स्वेटबर्ग यूनिट, है ना, जो डेंसिटी और ये सब को बताता है उसका, और जो बड़ा वाला है वो 50S का हो सकता है। तो बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, प्लस नहीं करना है। प्रोकार्योट में 70S का, यूकार्योट में 80 स्वेटबर्ग यूनिट का प्रेजेंट होता है राइबोसोम। तो उसका बड़ा लार्ज यूनिट जो होता है ना, लार्ज सब यूनिट, वो 50S का होता है, और जो स्मॉल सब यूनिट वो 30S का होता है प्रोकार्योट्स में। प्लस मत करना, दोनों को मिला के 70S का बता दिया जाता है एवरेज निकाल के। यूकार्योट में 80S का होता है, स्वेटबर्ग यूनिट का होता है। ठीक है, राइबोसोम 60 वाला लार्ज यूनिट का होता है, 40S स्मॉल सब यूनिट का होता है। वेयर एस इज द स्वेटबर्ग यूनिट यूज टू मेजर डेंसिटी एंड साइज ऑफ राइबोसोम। क्लियर है। ठीक, छठा पॉइंट नीट का ही है। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। ठीक है जी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है यही है, क्योंकि इससे मैक्सिमम टाइम नीट में क्वेश्चन आ चुका है। 2021 में भी आया था, 2 में भी आया था। ठीक है, तो सेवरल राइबोसोम्स, बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं सिंगल mRNA की चेन से और बनाते हैं एक पूरा चेन जिसका नाम हो जाता है पॉलीराइबोसोम। पहले इसको सिंगल mRNA बोल रहे थे, इससे राइबोसोम अटैच हुआ बहुत सारा, तो इसको पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहेंगे। ये स्टेटमेंट बहुत बार नीट में आया है, प्लीज़ इसको एक बार रट्टा मार लो, या तो समझ तो आ गया होगा तो रट भी लो भाई। ठीक है, एज इट इज़ आएगा नीट में। ठीक है, तो सातवां पॉइंट, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, आठवां पॉइंट, राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम्स ट्रांसलेट mRNA टू प्रोटीन्स। ठीक है, जो राइबोसोम्स के पॉलीसोम्स होते हैं ना, जो पॉलीसोम यहाँ पे पॉलीराइबोसोम है, ये मदद करता है, ट्रांसलेट करता है mRNA को प्रोटीन्स में। mRNA से जुड़ा अब प्रोटीन में तब्दील करेगा उसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने बताया है RNA प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू क्या बनता है, राइबोसोम्स। ठीक है, और यही राइबोसोम्स जो है जब फिर से सिंगल mRNA में जाते हैं तो उसमें कैटालिटिक एक्टिविटी करके प्रोटीन्स में बदल देते हैं mRNA से। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। क्लियर है, यानी कि राइबोसोम्स जो है पॉलीसोम में तब्दील होके mRNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन का क्या हो गया, राइबोसोम्स का पूरा हमने ख़त्म कर दिया। अब आगे हम थोड़ा सा इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अगले वीडियो में, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो गया। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, जो चीज़ नीट में आएगा वो बता चुका हूँ, प्लीज़ अच्छे से पढ़ना, है ना। और मिलते हैं ना वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।